नमस्कार। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रॉन्स को कैसे थॉमसन ने खोजा और कैसे उसके पार्टिकुलर नेचर के बारे में दुनिया को बताया, लेकिन अभी भी बात अधूरी थी। मैंने बताया था यह बात इस्टेब्लिश हो चुका था कि एटम तोड़ा जा सकता है और उसके भीतर से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। अब सवाल यह था कि उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कितना होगा और जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। इस बात के लिए थॉमसन ने सबसे शुरुआती प्रयास किया। उन्होंने देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश किया। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं, आप इस बात को ऐसे समझें, यहां पर ध्यान से आपको दिमाग में रखना होगा कि करीब करीब जब 1836 इलेक्ट्रॉन्स के मास को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तब जाकर के वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो 1836 इलेक्ट्रॉन का मास जब जुड़ता है तब वो एक प्रोटॉन के बराबर अपने मास को बना पाता है। जाहिर सी बात है, आप इसको मोटे तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं, करीब करीब 2000 इलेक्ट्रॉन्स जब जुड़ेंगे, एक जगह रखे जाएंगे, तब वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर हो पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का होता है, इसलिए उसका मास कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल था। आप इस चीज को फील करिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, कितनी कोशिश उस समय की गई होगी हमारी आज की नॉलेज को बेहतर करने के लिए। और ये कोई टफ चीज नहीं है। अगर उस समय यह न किया गया होता तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे रेगुलेटेड करंट की अमाउंट्स जो आज हम देखते हैं अपने डिवाइसेस में, मोबाइल फोन्स में, पूरी दुनिया में जितनी भी करंट की नए नए एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, वो उस समय के प्रयास का आज एडवांसमेंट है। तो ध्यान से समझिए, थॉमसन ने क्या किया, चूंकि एक नेग्लिजिबल पार्टिकल के चार्ज और मास को खोजने की बात थी, तो वो एक साथ दोनों की वैल्यू ना खोज करके उन्होंने चार्ज बाई मास का रेशियो खोजा था, E बाई एम का वैल्यू। यह चार्ज बाई मास का रेशियो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उसी समय उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये E बाई एम का रेशियो किसी भी कंडीशन में हर एक्सपेरिमेंट में एक ही वैल्यू मिल रही है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बदलने का E बाई एम के रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज के पार्टिकल एक ही हैं, सारे पार्टिकल, सारे मैटर में यह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये लेक्चर्स बिगिनर्स के लिए, उन बच्चों के लिए है जो 10th से 11th में आए हुए, उनको साइंस से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये सीरीज मैंने बनाया है। तो आप यहां पर देखें, ये जो डिवाइस उन्होंने डेवलप किया था, जो E बाई एम रेशियो के लिए थॉमसन ने प्रयास किया था, उसमें आप देखें उन्होंने एक कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसी को मॉडिफाई किया। आप यहां पर डिवाइस को देख सकते हैं, कैथोड रे की जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब का जो डिवाइस था उसी को आगे एक्सपैंड किया। मैंने आपको बताया था, कल भी पिछले लेक्चर में बात हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब को बहुत सारे मॉडिफाई करके उस समय बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली थी। उसी डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे क्या मॉडिफिकेशन हुआ था, एक बार यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब कल मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कैथोड की प्लेट थी और एक एनोड की प्लेट थी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी, कल ही हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर 2 प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने क्या किया, थॉमसन ने आगे इसके एक और चीज ऐड कर दिया। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से उसमें एक एडिशनल पार्ट जोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे के पाथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स दिया। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स दिया, प्लस और माइनस चार्ज वाले प्लेट लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने 2 काम किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और वहीं पर उन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल के सोर्सेज भी लगा दिए। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था और इससे क्या हमें कंक्लूजन मिलने वाला था, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ते गए हैं, हर एक जानकारी हमने एटॉमिक लेवल पर लेने की कोशिश की है और इसीलिए वॉइस की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आप इसको प्लीज चेक करते रहिए। इसमें अगर हमने देखा है इलेक्ट्रॉन्स को या फिर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लेवल पर अगर हमें बात करनी है तो हर चीज को एटम्स के लेवल पर जाकर के सोचने की कोशिश किया गया। मान लीजिए मेरे पास कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट में क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इवन आपने देखा होगा अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अपने भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता होगा, पता है आपको कैसे जनरेट करता है? इस बारे में आप 12th में मैग्नेटिक
फील्ड के चैप्टर में जब जाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस मैग्नेट के भीतर जब पढ़ा गया, मान लीजिए कोई आपके पास बार मैग्नेट होता है ना, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, या अर्थ के भीतर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है अर्थ के अराउंड, अर्थ के भीतर कोई मैग्नेट नहीं छुपा हुआ है। वो होता कुछ इस तरीके से है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं, बात ध्यान से समझिए, जब कभी भी तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जब वो मूवमेंट करता है, तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने अभी नहीं सीखा तो हो सकता है 12th में भी आप ना सीख पाए। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी सब्सटेंस को आप कहते हैं ये मैग्नेट है, या जहां कहीं भी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, उसका जब एटॉमिक लेवल पर सोचने की कोशिश किया कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसके भीतर चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल जब फ्लो करते हैं तो अपने आसपास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। ये बहुत फंडामेंटल बात है। इस चीज को आगे चल करके मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूं ताकि अभी से आप सीखे रहोगे तो बहुत ज्यादा आपको आगे मदद मिलने वाला है। मान लीजिए कोई ये करंट की वायर है, कोई करंट की वायर है, मींस एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से आप इसको ऐसे समझे, कोई चार्ज पार्टिकल है, फ्रीली अगर वो कहीं मूव कर रहा है, तो इसके फ्लो की वजह से ये अपने चारों ओर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहां पर, अपने मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर वो मूव इधर कर रहा है तो अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और यही वजह है कि एक एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं, उसको आप जब सरफेस पर देखते हैं तो आपको एक बार मैग्नेट नजर आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, आप इसको ऐसे समझो, आपके भीतर जो जीन्स है ना, वो आपकी प्रॉपर्टीज तय करते हैं। ऐसे ही किसी बार मैग्नेट के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तय करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी हमने डिवाइसेस बनाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आप 12th में जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उस समय चूंकि कनेक्ट नहीं हो पाती चीजें, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। वहां पर क्या करेंगे, एक छोटा सा रोल लेंगे इंसुलेटर और उसके ऊपर करंट दौड़ा देंगे, इस तरीके से वायर लपेट करके करंट दौड़ा देंगे, तो पता चलेगा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि करंट के फ्लो करने से, चार्जेस के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तय होती है। ये बात इतना मुश्किल होता है समझना, इसलिए यहां पर फोकस किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं, इसी बात की मदद लेकर के थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा, उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़े थे। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़े थे तो उन्होंने एनोड के प्लेट के भीतर एक होल कर दिया, एनोड के प्लेट के भीतर होल किया। आगे के पाथ में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होना शुरू कर दिए, तो इधर की ओर जाने लगे। अट्रैक्शन में इधर की ओर इनका पाथ डेविएट हो गया। उसके बाद चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं, और मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल अपने साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के चलते हैं। चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परपेंडिकुलरली वो डेवलप करके चलता है। तो जाहिर सी बात है, चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड लिए हुए है, तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी अट्रैक्ट करा सकते हैं। आपको पता है ना, दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बात समझ रहे हैं? तो अगर चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेके चल रहा है तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो सकता है। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। आप यहां पर देखें, इस चीज को प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, उन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश किया था। मदद से इस तरीके की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके प्रभाव में जब ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ रहा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होकर के अपने पाथ को दूसरे डायरेक्शन में डेविएट कर दे रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक डायरेक्शन में डेविएट हो रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो दूसरे डायरेक्शन में डेविएट कर रहा था। मैं इतना जो कोशिश कर रहा हूं ना, ये इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें। होता क्या है, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर शुरुआत करते हैं आप बड़े लेवल से, आप सुपरफिशियल लेवल पर स्टडी करते हैं, और लास्ट में धीरे धीरे करते हुए आप एटम्स के लेवल पर उस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी हम एटम्स की बात कर रहे हैं, बहुत फंडामेंटल बात कर रहे हैं। आप मैग्नेट को ऊपर से देखते हैं, लेकिन बात उसके भीतर एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ी हुई है। वही चीज मैं यहां पर एक्सपेरिमेंट से जोड़ रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हर चैप्टर में मैं यही बताऊंगा कि जो आप ऊपर से देखते हो वो एटम्स के लेवल पर कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। ऐसे आप जो भी एक्टिविटीज आप शो करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीन्स में छुपी हुई होती है। जीन्स तक साइंटिस्ट, साइंस का ही स्टूडेंट जा सकता था। ऐसे ही किसी भी जगह पर साइंस का ही स्टूडेंट पढ़ सकता है इस लेवल तक डीप में जाकर के। तो उन्होंने क्या किया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर क्यों डेविएट कर रहा था, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में नीचे क्यों डेविएट कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से यहां पर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। बात बहुत ध्यान से समझना है। इस तरीके से उनका कंक्लूजन ये हुआ कि यहां पर एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक बार मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स
और मैग्नेटिक फोर्स, दो चीजों के बारे में जब उनको पता चल गया और उन्होंने क्या किया, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया और इस तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि ये पार्टिकल एक बार सीधे रास्ते में चले। इसके लिए करना क्या था, उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों को बैलेंस करने की जरूरत थी। तो उन्होंने इन दोनों ही फोर्सेस को बैलेंस किया और एक सीधे रास्ते में ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ गए। इस डिवाइस कि इस सेटअप में जब इस तरीके का किया तो उन्होंने फार्मूले अप्लाई किए। वो फार्मूले कौन से थे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए कौन कौन से फार्मूले अप्लाई किए थे, ये बात 12th में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो आपके डिस्क्रिप्शन मिलेंगे वहां पर आपको फार्मूले मिलेंगे जिसकी मदद से आप इस चीज को समझ पाएंगे, नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए, इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस को उन्होंने बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद उन्होंने इसका फार्मूला जो कंक्लूजन निकाला उससे E/m के रेशियो की वैल्यू पता चल गई और उन्होंने जो E/m के रेशियो की वैल्यू निकाली वो कितनी थी, 1.758820 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, +11 कूलॉम पर केजी इसकी वैल्यू आया। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने एस्टैब्लिश किया E/m रेशियो की वैल्यू और उन्होंने देखा हर एक्सपेरिमेंट में E/m की रेशियो की वैल्यू एक बराबर आती थी। एक्सपेरिमेंट की नहीं थी, बात था आपको पूरे के पूरे साइंस को सीखने का, एटम्स के लेवल पर जानने का, उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को जानने का, कैथोड रे की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, वो क्या क्या चेंजेस कर रहे थे, उन सारी चीजों को सीखने का। बिगनर्स हैं आप, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो यहां पर E/m रेशियो के लिए थॉमसन ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर उन्होंने अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा उसके डेविएशन को देखा। इसी तरीके से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उन्होंने देखा कैथोड रे ट्यूब किस तरीके से स्ट्राइक करेंगे उस फोर्सेस के प्रभाव में। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कैसे उनके पाथ में डेविएशन मिल रहा है और लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ही चीजों को बैलेंस किया और उन्होंने डिफ्लेक्शन जो पाथ से डेविएशन था उसको उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश किया और इस तरीके से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का लास्ट में कंक्लूजन पाया वो E/m के रूप में 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम्स पर केजी के रूप में था। अब यहां पर जो बात छुप गई वो ये था कि एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा, एग्जैक्ट मास कितना होगा। तो मैंने आपको बताया रेशियो पता चला, चार्ज अलग से नहीं पता चल पाया, मास अलग से नहीं पता चल पाया। तो मास और चार्ज की अलग अलग वैल्यू पता करने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट होता है और वो जो अगला एक्सपेरिमेंट होता है उस पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। इस चैप्टर में नहीं मिलेगा लेकिन आपको 12th की फिजिक्स में, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसकी बेसिस पर आपको तमाम सारे कैलकुलेशन करने को मिलेंगे। एज ए स्टूडेंट जब मैं था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता था। मैं इसीलिए थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे 12th में जो आज आप पढ़ रहे हो वो कभी 12th में अप्लाई करोगे। तो यहां पर आप देखिए चार्ज की इंडिविजुअल वैल्यू आगे चल करके किसने बताया, चार्ज की इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में मिल्कन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मिल्कन ने किया क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसकी मदद से मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू पता किया। और ध्यान से समझ लीजिए, जब E/m की रेशियो में E की वैल्यू पता चल जाएगी तो m अपने आप ही पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास अपने आप ही पता चल जाएगा। मिल्कन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, चलते हैं उसकी बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, जितना भी फाइनर डिटेल्स इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती थी वहां तक जाने की कोशिश किया। मिल्कन का एक्सपेरिमेंट अपने समय से कई साल आगे की कल्पना थी। अगर वो साइंटिस्ट इतना हार्ड वर्क न किया होता आज तक हो सकता है ना पता चल पाता इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इस लेवल का साहस उन्होंने दिखाने की कोशिश किया। उन्होंने किया क्या था, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के दौरान एक डिवाइस, एक सेटअप उन्होंने डेवलप किया था। उस सेटअप का थोड़ा डिटेल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिसके भीतर एक रास्ते से ड्रॉप्स, इलेक्ट्रॉन के ड्रॉप्स डाले। उन्होंने जो काम किया वो कुछ इस तरीके से था कि एक रास्ते से उन्होंने एटमाइजर्स की मदद से, एटमाइजर का मतलब ये था फुहारा बनाने वाला, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के फुहारे गिराए और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की ओर जाएंगे। ग्रेविटी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, mg, कोई भी चार्ज, कोई भी पार्टिकल अपने मास की वजह से नीचे की ओर गिरना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, उस जो एटमाइजर की मदद से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे उनको नीचे गिरने दिया, mg की वजह से वो गिरेंगे और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया, ऊपर की ओर इन्होंने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी। आप समझ सकते हैं पॉजिटिव प्लेट लगाने का क्या फायदा होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं अब ऊपर की ओर भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये पार्टिकल्स अब ऊपर की ओर भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। जाहिर सी बात है नीचे की ओर
ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब यहीं पर एक और फोर्स होगा जो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको भी आपको कंसिडर करना होगा। आपको पता है जब हम नीचे की ओर गिर रहे होते हैं तो एयर का जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी मीन समझते हैं ना, एयर की जो डेंसिटी है वो भी किसी चीज को नीचे तेजी से गिरने नहीं देती है। तो होता क्या है, जब वो कोई भी सब्सटेंस नीचे की ओर गिरता है तो विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लगते हैं, वो उसे उस तरीके से गिरने नहीं देंगे जितना इनर्ट एनवायरनमेंट में तेजी से गिर सकता है। तो यहां पर एक विस्कस फोर्स भी लग रहा था जो ऊपर की ओर लग रहा था। तो इस तरीके से एक ऊपर की ओर एडिशनल फोर्स की बात यहां पर शामिल हो जाती है, वो होती है विस्कस फोर्स। तो यहां पर विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया जो ऊपर की ओर लग रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप देखें तो ये mg नीचे की ओर लग रहा है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने विस्कस फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वैल्यू को mg से बैलेंस करने की कोशिश किया। बात समझें, मैंने आपको बताया विस्कस फोर्स ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की ओर, दो फोर्सेस ऊपर की ओर और mg नीचे की ओर। तो दो फोर्सेस ऊपर, एक फोर्स नीचे, इसको जब उन्होंने बैलेंस किया तो ड्रॉप्स बीच में अटक गए, बीच में लटक गए, तो ना वो नीचे जा रहे थे ना ऊपर जा रहे थे। इस तरीके का जब उन्होंने सेटअप किया, इस तरीके का जब उन्होंने सेटअप डेवलप किया, इस तरीके की डिवाइसेस में कंडीशंस बना ली, तो उन्होंने फार्मूला अप्लाई किया और उस फार्मूले की मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू पता किया। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यहीं से एक कंक्लूजन आता है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है, कोई ड्रॉप है, कोई भी ऐसी वैल्यू सब्सटेंस है जिसके पास मैं कह रहा हूँ चार्ज है, तो वो चार्ज मिनिमम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू का रिपीटिशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर ही जो चार्जेस आपको देखने को मिल रहे थे, तो उसके बारे में मिल्टन ने बताया कि एक्चुअल में ये एक मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी का एग्रीगेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से उन्होंने एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश किया था, Q इज इक्वल टू NE, मतलब ये कि जो ओवरऑल आप इस पार्टिकल पर आप चार्ज देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इन केस अगर आप देख रहे हैं, तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, वो बल्कि एक जैसे कई सारे चार्जेस का सम है। तो एक इलेक्ट्रॉन और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जुड़ी हुई है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको Q की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो आपको चार्ज की वैल्यू मिल रही है वो कैसे पता चला, इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके के कोई भी चार्ज पार्टिकल होंगे तो उसमें चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज इनटू कितने इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस वहां अवेलेबल होंगे उसके मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। बात समझिए, ये भी बात जो मैंने आपको बताया, ये न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। और ध्यान से समझ लीजिए, मैंने जो आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, किसी भी चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पर बात आप करेंगे ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैं आपकी बात करूंगा, लेकिन अगर मैं एज ए साइंस के स्टूडेंट के लेवल पर जाऊंगा तो मुझे आपसे मतलब नहीं होगा। आपके बॉडी के भीतर जो सेल्स होंगी, सेल्स के भीतर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के भीतर जो डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोसोम्स के भीतर डीएनए होगा, डीएनए के भीतर जो जीन्स वहां पर पाए जाएंगे उससे मतलब होगा। वैसे ही यहां पर हम बात कर रहे थे एटम्स की, एटम्स के फाइनल डिटेल्स की। ऐसे ही जब आप 12th में जाएंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो ऊपर ऊपर जो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहीं पर भी देखते हैं वो एटम से जुड़ा हुआ है। एटम के भीतर फ्लो, एटम या फिर कोई चार्ज पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, या फिर फ्लो करने वाले चार्जेस या इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मैंने आपको बताया ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये सुन करके बहुत स्ट्राइकिंग आपको लगेगा, 10th तक हो सकता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आती। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब फ्लो कर रहा होता है तो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अपने साथ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के चल रहा होता है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। और इसी चीज को लेकर के इस्तेमाल किया था थॉमसन ने इस प्रॉपर्टी का, इसलिए उन्होंने जो अपना थॉमसन ने जिस ट्यूब को मॉडिफाई किया था, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब जिसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन किए थे, वो पहले इस्तेमाल होने वाले पुराने ज़माने की पिक्चर्स में इस्तेमाल इस तरीके से ट्यूब की जाती थी। पुराने ज़माने में जो बड़ी बड़ी जो टीवीज़ होती थी, अब तो फ्लैट टीवी का ज़माना है, वरना पहले मोटे मोटे चौड़े चौड़े इस तरीके से टीवीज़ होते थे, तो उसमें जो ट्यूब का इस्तेमाल होता था वो उसी कैथोड रे ट्यूब का ही मॉडिफिकेशन इस्तेमाल होता था, उसे मॉडिफाई करके अप्लाई किया जाता था। खैर, वो सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कोशिश किया गया। अब तक हमने क्या क्या बात कर लिया, अब तक हम लोगों ने बात कर लिया कि जो एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, दोनों की अलग अलग वैल्यू कितनी होंगी, उसके बारे में पहले थॉमसन ने कोशिश किया, बाद में मिल्टन ने कोशिश किया और इसकी वैल्यू बताई।
अगर आप इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में मिलेगा, इसके बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताने की कोशिश किया। अब देखिए मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर उन्होंने वही सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश किया है जो मैंने आपको बताया था। एटमाइजर किस तरीके से वहाँ पर ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर गिरेंगे, उसके ऊपर कैसे फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे, कैसे उसके ऊपर चार्ज डेवलप किया गया था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लगाई गई थी, उसका फाइनल डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू NA की वैल्यू मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स थे, जो आयल के ड्रॉपलेट्स थे, उसके ऊपर चार्ज डेवलप करने के लिए उन्होंने एक्सरे डाला। मैंने आपको बताया था ना, ये वो समय था जब एक ही समय में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी, एक्सरे के बारे में पता चला था, और उसी समय थोड़े दिनों बाद प्रोटॉन्स के बारे में पता चला। ये वो समय था। तो एक्सरे डाल करके उन्होंने आयल ड्रॉप्स को नेगेटिवली चार्ज किया था, और उन्होंने देखा कि जो चार्जेस की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस का ही इंटीग्रल मल्टीपल है। Q इज इक्वल टू NE। ये बात ध्यान रखिएगा, 12th में आपको इसमें बहुत सारे फार्मूले अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ लिया है।